गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपनी पिछली वीडियो में हमने बात की थी एल्कीन्स के बारे में और कुछ प्रिपरेशन मेथड्स हमने देखे थे। आज उन प्रिपरेशन मेथड्स को थोड़ा रिकॉल करते हुए और फिर नई प्रिपरेशन मेथड्स देखेंगे और बात करेंगे एल्कीन्स की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो सबसे पहला मेथड है एल्कीन्स को बनाने का, एल्कीन्स और एल्काइंस से यानी कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में बदलना। तो इसके लिए जो हम मेथड यूज़ करते हैं वो सबसे पहला मेथड है रिडक्शन का या हाइड्रोजनेशन का। ये रिडक्शन हम करवा सकते हैं पैलेडियम कार्बन के साथ या पैलेडियम बेरियम सल्फेट के साथ। तो एल्कीन एल्काइन की रिएक्शन यदि हम हाइड्रोजन के साथ करवाएं इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम कार्बन या पैलेडियम बेरियम सल्फेट के साथ तो हमें एल्कीन्स मिलते हैं। यदि हम एल्कीन का B2H6 या डाइबोरेन के साथ रिएक्शन कराएं जिसे हम हाइड्रोबोरेशन कहते हैं तो हमें मिलता है ट्राई अल्काइल बोरॉन और इसका हाइड्रोलिसिस कराने पे फिर फर्दर हमें एल्कीन्स प्राप्त होती हैं। इसी तरह से यदि हम डायरेक्ट हाइड्रोजनेशन करवाएं तो हम निकल की प्रेजेंस में भी यानी कि कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन भी हम करवा सकते हैं इन एल्कीन्स एल्काइंस का, तो भी हमें एल्कीन्स मिलते हैं। यदि हम निकल की बजाय रैने निकल यूज़ करें हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन में, टेम्परेचर रखते हैं 200 से 300 डिग्री सेल्सियस और इस रिएक्शन को हम कहते हैं सेबेटियस-एंड्रेंस रिएक्शन और इससे भी हमें एल्कीन्स प्राप्त होती हैं। दूसरा मेथड है एल हेलो एल्कीन्स के द्वारा। हेलो एल्कीन्स के द्वारा रिएक्शन में भी हमें बेसिकली जो RH है इस X को हटा करके H यानी कि RH में हमें कन्वर्ट करना होता है। तो इस कन्वर्जन के लिए हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज़ कर सकते हैं, सोडियम अमलगम एल्यूमिनियम अमलगम यूज़ कर सकते हैं इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल, या जिंक कॉपर ले सकते हैं इथेनॉल के साथ, या फिर हम ले सकते हैं जिंक और एसिटिक एसिड। इसी तरह से हम जिंक HCl टिन HCl भी यूज़ कर सकते हैं या मेटल कोई भी जैसे सोडियम हम इथेनॉल के साथ ले सकते हैं। तो इस तरह से RH जो है एल्काइल हैलाइड या हेलो एल्कीन जो है वो एल्केन में कन्वर्ट हो जाता है। RH की रिएक्शन हम Mg या मैग्नीशियम के साथ कराएं तो भी हमें RMgX पहले मिलती हैं जो कि हाइड्रोलिसिस से या अल्कोहल के साथ या फिर एसिड्स के साथ कन्वर्ट हो जाते हैं एल्कीन्स में। इन हेलो एल्कीन्स का यदि हम हाइड्रोजन के साथ डायरेक्ट रिएक्शन कराएं इन प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लैटिनम या पैलेडियम तो भी हमें एल्कीन्स मिलती हैं। या यदि हम लिथियम के साथ इनकी रिएक्शन करवाएं, लिथियम के साथ रिएक्शन करवाने पे भी हमें पहले मिलेगा RLi यानी कि अल्काइल लिथियम, उनकी CuI के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो डाई अल्काइल कॉपर लिथियम या क्यूप्रस लिथियम हमें मिलेगा। और फिर यदि हम एल्काइल हैलाइड से हम रिएक्शन कराएं तो हमें RR- या एल्कीन्स मिलते हैं। इस रिएक्शन का नाम है कोरे-हॉस रिएक्शन। यदि हम आयोडाइड्स की पर्टिकुलरली बात करें तो RI की रिएक्शन यदि हम रेड फॉस्फोरस HI के साथ करवाएं तो भी हमें RH या एल्कीन्स प्राप्त होती हैं। और इस तरह से जो ये I2 है, ये I2 जो है ये फॉस्फोरस फ्री रेडिकल की प्रेजेंस में जो बनने वाला I2 है ये फॉस्फोरस के साथ Pi3 बनाता है और वाटर के साथ में फर्दर ये HI दे देता है। वो HI जो है अगेन एज अ रिएजेंट बिहेव करने लगता है। एल्काइल हैलाइड्स की यदि हम सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन कराएं तो ये 2NaX यहाँ से निकल जाएगा और RR एल्कीन हमें मिलेगा। इस रिएक्शन का नाम है वुड्स रिएक्शन। इस रिएक्शन की दो मैकेनिज्म हैं, एक आयनिक मैकेनिज्म और दूसरी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। आयनिक मैकेनिज्म में क्या होता है कि एल्काइल हैलाइड जब सोडियम के साथ रिएक्शन करता है तो सोडियम आयन में कन्वर्ट हो जाता है कैटायन में Na+ में और अपना इलेक्ट्रॉन एल्काइल को R को देने से वो R नेगेटिव में उसे कन्वर्ट कर देता है। तो R- Na+ बनता है जो एल्काइल हैलाइड के नई मॉलिक्यूल के साथ जब रिएक्शन करता है तो इस तरह से RR और NaX देता है। दूसरी मैकेनिज्म है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में जो एल्काइल हैलाइड्स हैं ये सोडियम फ्री रेडिकल के साथ रिएक्ट करके एल्काइल फ्री रेडिकल्स में कन्वर्ट होते हैं यानी कि एल्काइल फ्री रेडिकल बनता है और आपस में इनके रिकॉम्बिनेशन से फिर एल्कीन्स या RR हमें प्राप्त होती हैं। तो ये हमने देखा एल्कीन्स के प्रिपरेशन मेथड्स, एल्कीन एल्काइन से, हेलो एल्कीन्स से और
इनकी मैकेनिज़्म देखी हमने, आयनिक और फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म। दूसरा मेथड है अल्कोहल्स के साथ। ये क्लियरली यहाँ पर इमेज में आया नहीं है। वैसे अल्कोहल की भी यदि हम HI रेड फास्फोरस के साथ में रिएक्शन कराते हैं 423 डिग्री केल्विन टेम्परेचर पे, तो हमें एल्कीन्स प्राप्त होती हैं। फिर है कार्बोनिल कंपाउंड से। कार्बोनिल कंपाउंड से रिएक्शन के लिए सबसे पहला हम ले सकते हैं वही रेड फास्फोरस और HI। तो इस तरह से ये जो C डबल बॉन्ड OCO ग्रुप है ये कन्वर्ट हो जाता है CH2 में। ध्यान ये रखना होगा कि ज़रूरी नहीं है कि टर्मिनल CO ग्रुप हर रिएजेंट के द्वारा चेंज हो जाए, या जो बीच में जो मिडिल पोजीशन पे जो CO ग्रुप आ रहा है कीटो ग्रुप के रूप में वही CH2 में कन्वर्ट हो जाए। तो इसके लिए अपने को अलग अलग रिएजेंट की ज़रूरत होती है, स्पेसिफिक रिएजेंट हमें लेना होता है। CO यदि हम कार्बोनिल ग्रुप को जिंक अमलगम HCl के साथ में लें तो हमें एल्केन्स प्राप्त होते हैं। इसी तरह से यदि हम हाइड्राजीन NH2 के साथ में यदि रिएक्शन करवाएं तो पहले हाइड्राजोन्स बनते हैं C डबल बॉन्ड NNH2, वो आगे फिर फर्दर हमें दे देते हैं एल्कीन्स। इस रिएक्शन को हम कहते हैं वॉल्फ-किश्नर अभिक्रिया। इसी तरह से डाइथिलीन ग्लाइकॉल के साथ भी रिएक्शन करने पे हमें एल्कीन्स प्राप्त होती हैं। नेक्स्ट मेथड है कार्बोक्सिलिक एसिड से किस तरह से एल्कीन्स प्राप्त कर सकते हैं। तो हम इसका सोडियम सॉल्ट ले सकते हैं एसिड का, और उसकी सोडा लाइम के साथ में रिएक्शन करवाएं। सोडा लाइम क्या है? NaOH और CaO का मिक्सचर, कैल्शियम ऑक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड का मिक्सचर, इसे हम कहते हैं सोडा लाइम। तो इसकी रिएक्शन यदि हम सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड से कराएं तो हमें एल्कीन्स प्राप्त होती हैं। लेकिन ध्यान ये रखना होगा कि इस मेथड के द्वारा जब हम एल्कीन बनाते हैं तो हमें एक कार्बन कम वाला, यानी कि जितने कार्बन इस एसिड में थे उससे एक कम वाला कार्बन वाला एल्कीन हमें प्राप्त होता है। यहाँ हम देख रहे हैं कि ये जो C है ये CO2 के रूप में बाहर निकल चुका है, तो इसलिए हमें RH यानी कि एक कार्बन कम वाला एल्कीन प्राप्त हो रहा है। इसी तरह से यदि हम एसिड के सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट का इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएं तो भी हमें एल्कीन्स प्राप्त होते हैं, जिसकी मैकेनिज्म हमने अपनी लास्ट वीडियो में देखी थी। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की यदि हम बात करें तो C1 से लेके C4 तक के जो मेंबर्स हैं वो गैसियस फॉर्म में पाए जाते हैं, कलरलेस ऑर्डरलेस गैस होती हैं। C5 से 17 के मेंबर्स जो हैं ये लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं, वही कलरलेस और ऑर्डरलेस होते हैं ये भी। और C17 से हायर वाले जो मेंबर्स हैं ये सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। बात करते हैं कि यदि ये जो कार्बन हैं उनकी संख्या इवन हो या ऑड हो तो क्या इफ़ेक्ट आता है। जैसे हम देख रहे हैं यहाँ ये जो कार्बन की संख्या है ये है 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि ये ऑड कार्बन वालों की हम बात कर रहे हैं। तो ऑड कार्बन वाले में क्या होता है कि ये जो एंड्स हैं इनके, ये हम देख रहे हैं सेम साइड पर आते हैं, और सेम साइड पर होने के कारण इनकी जो क्रिस्टल में पैकिंग होगी वो प्रॉपरली नहीं हो पाएगी। जब पैकिंग प्रॉपरली नहीं होगी इनकी तो क्या होगा, इनके जो मेल्टिंग पॉइंट्स हैं, बॉइलिंग पॉइंट्स हैं, वो कैसे हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे कंपैरेटिवली किसके, यदि हम बात करें किसकी, इवन नंबर वालों की। इवन नंबर वालों की बात करते हैं और देखते हैं। इवन नंबर वालों की बात करते हैं। सपोज हम ले रहे हैं 4 कार्बन, तो 1 2 3 4, तो ये हम देख रहे हैं अपोजिट साइड पे इनके एंड्स चले गए। ये एंड्स जो हैं ये अपोजिट साइड पे हैं, और अपोजिट साइड में होने के कारण क्या हो जाएगा, बहुत क्लोजली, बहुत ही प्रॉपरली इफेक्टिव रूप में इनकी क्रिस्टल में पैकिंग होगी, और इनके मेल्टिंग पॉइंट्स के मान कैसे हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे। तो जैसे कि हमने बात की थी, जो ऑड वाले हैं उनमें सेम साइड पे होने के कारण एंड्स सेम साइड पे आ रही हैं, और इस वजह से उनकी पैकिंग अच्छी नहीं हो पाएंगी, और उनके मेल्टिंग पॉइंट्स भी कैसे होंगे, कम होंगे। तो ये डिफरेंस है ओपन चेन इवन कार्बन और ऑड कार्बन एल्कीन्स में। बात करें यदि इनकी सॉल्युबिलिटी के बारे में, तो ये एक्वस सॉल्यूशन में, मतलब कि वाटर में यदि हम देखें तो ये नॉन पोलर होने के कारण उसमें सॉल्युबल नहीं होती हैं, इनसॉल्युबल होती हैं वाटर में। लेकिन जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स है जैसे बेंजीन है, ईथर है, तो इनमें ये डिज़ोल्व हो जाते हैं।
इसी तरह से ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड की यदि हम बात करें तो अनब्रांच्ड के बॉइलिंग पॉइंट्स ज़्यादा होते हैं कंपैरेटिवली टू ब्रांच्ड एल्किन्स। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ब्रांचिंग के साथ साथ एरिया क्या होता जाता है, कम होता जाता है, और एरिया कवर्ड कम हो रहा है, इसलिए जो इंटरएक्टिव फोर्सेस हैं वो भी कम हो रही हैं और जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो इस तरह से ब्रांच्ड के बॉइलिंग पॉइंट्स कम होंगे कंपैरेटिवली टू अनब्रांच्ड एल्कीन्स।